लेकिन यह आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। 14 अगस्त की शाम जब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, हिंदुस्तान से आई एक ट्रेन लाहौर स्टेशन पर रुकती है। कायदे आज़म उस ट्रेन में जाते हैं तो दिखती हैं लाशें, और बस लाशें, मासूम और निहत्थे मुसलमानों की लाशें। और यही थी टू नेशन थ्योरी, एक नज़रिया जो कहता है कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ कौमें रहती हैं जिनका मजहब, कल्चर और लाइफस्टाइल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 14 अगस्त 1947 रात के ठीक 12 बजे लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो का अगला ऐलान होता है, और ये ऐलान पाकिस्तान के वजूद का होता है। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। आज यानी 14 अगस्त 2025 पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल मुकम्मल हो गए हैं, और हर साल की तरह आज भी पाकिस्तान के तमाम लोग यौम आज़ादी के दिन को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। लेकिन इनमें से बहुत से लोग इस दिन के पीछे की अहमियत और कुर्बानियों को नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के क़याम की असल हकीकत। After 200 years of British rule over the Indian subcontinent, on August 15, 1947, it was split into two independent nations, Hindu-majority India and Muslim-majority Pakistan. The process was known as partition. आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए 1857 ये वो साल था जब बर्रे सगीर में पहली दफ़ा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त बगावत शुरू हुई, जिसे बाद में बहादुर शाह जफ़र ने लीड किया। हिंदू और मुसलमानों की ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस जंग को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये ब्रिटिश राज बर्रे सगीर में शुरू कैसे हुआ। तो इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 1857 से पहले बर्रे सगीर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ना कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का। 1600s में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बर्रे सगीर सिर्फ तिजारत के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे राजाओं से जंग करके और कई जगह धोखा देके बर्रे सगीर के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल जमा चुकी थी। इस कंपनी ने राजाओं से टैक्स लेना शुरू किया और उनकी ज़मीनें जब्त करना शुरू कर दी। जिन नवाबों और राजाओं ने कॉपरेशन से मना किया, उनके राज्य डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ज़रिए ज़बरदस्ती ले लिए गए। लेकिन लोगों में बगावत की असल वजह बनी ब्रिटिशर्स की इनफील्ड राइफल। इस राइफल में नए कार्टेजेस यूज़ होते थे जो कि मुंह से काटकर बंदूक में डालने पड़ते थे। इन राइफल्स के बारे में ये बात मशहूर थी कि इनको सूअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता है, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक मजहबी तौहीन का बाइस बनी। इस चीज़ के खिलाफ सबसे पहले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बदले में उन्हीं को अरेस्ट और पनिश करना शुरू कर दिया, और यही चीज़ आगे जाकर सिपाहियों में बगावत का बाइस भी बनी। और 10 मई 1857 मीरठ के मुकाम पर इस जंग की शुरुआत हुई, जब हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ बंदूक उठाई और इसके बाद सीधा दिल्ली का रुख किया, जहां पर मुगल सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह जफ़र की सरपरस्ती हासिल हुई। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स भी खामोश नहीं रहे, बल्कि अपनी तमाम मिलिट्री फोर्स ब्रिटेन से सीधा बर्रे सगीर की तरफ भेज दी, और यहाँ से शुरू होती है बर्बरियत की तल्ख दास्तान। ब्रिटिशर्स ने बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया का रूल ख़त्म कर दिया और 1858 में बर्रे सगीर को सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में ले लिया। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया और दिल्ली का मुगल दरबार भी बंद कर दिया गया। इन सब के बाद बहादुर शाह जफ़र को मुल्क बदर कर दिया गया और लाखों फ्रीडम फाइटर्स, जिन्हें अंग्रेज़ रेबल यानी गद्दार कहा करते थे, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। अंग्रेज़ों ने फिर से बगावत के डर से फ़ौज के अंदर हिंदुस्तानी सिपाहियों का रेशो कम कर दिया और डायरेक्ट ब्रिटिश सिपाहियों को तैनात किया। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स की सबसे ज़्यादा भेंट कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही चढ़े, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र भी एक मुस्लिम लीडर थे जिनकी सरपरस्ती के अंदर सिपाहियों ने जंग लड़ी थी। बस इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उनकी नौकरियां छीन ली गई, फिर उनके लिए तमाम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए और माशरे में मुसलमानों को एक शक की निगाहों से देखे जाने लगा।
लेकिन दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी ने ब्रिटिश सिस्टम के अंदर एडजस्ट होना शुरू कर दिया। वो इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे, जॉब्स हासिल कर रहे थे और नए ज़माने का हिस्सा बन रहे थे। इसी ज़माने में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से इस्टेब्लिश करी गई, जिसमें अव्वल कांग्रेस के 72 मेंबर्स में से ज़्यादातर हिंदू लॉयर्स और प्रोफेसर्स थे। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस से मुख्तलिफ सोच अपनाई। उनका कहना था कि अभी मुसलमान किसी पॉलिटिकल मौक़िफ़ रखने के काबिल नहीं है, पहले उन्हें तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और बस इसीलिए अलीगढ़ में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स अपने उरूज पर आ गई। कांग्रेस ने इस पार्टीशन की खुलकर मुखालिफत करी, जबकि मुसलमान ख़ास तौर पर ईस्ट बंगाल के मुसलमान इसे अपने लिए फ़ायदेमंद समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस तकसीम से उन्हें ज़्यादा तालीमी, सियासी और इकोनॉमिक मौक़े मिलेंगे। इस फैसले ने हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट को खुलकर अलग कर दिया। कांग्रेस पूरी ताकत से बंगाल की वापसी के लिए मुहिम चला रही थी, जबकि मुसलमान चाहते थे कि तकसीम बरकरार रहे। यहाँ से ये बात पहली दफ़ा सामने आई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शायद अपनी एक अलग पॉलिटिकल पहचान और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इसी दौरान 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुसलमान रहनुमाओं का एक इजलास बुलाया, जहाँ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एक एनुअल सेशन चल रहा था। वहीं पे उन्होंने मुसलमानों की एक अलग सियासी जमात बनाने की तजवीज़ दी और यहीं से शुरुआत हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। शुरुआती दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मकसद सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक की पासदारी और सियासी रहनुमाई करने का था। इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन 1916 के लखनऊ पैक्ट के बाद भी जब कांग्रेस ने मुसलमानों के इश्यूज़ को इग्नोर करना शुरू किया और मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, तो जिन्ना को एहसास हुआ कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने देखा कि कांग्रेस मुसलमानों के हुकूक को इग्नोर कर रही है और सिर्फ हिंदू एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। इस बात ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। आखिरकार 1920 में जब गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज़ कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकॉट, जंग और नफरत का रुख इख्तियार था, तो जिन्ना ने कांग्रेस से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कुछ वक्त के लिए पॉलिटिक्स से किनारा कशी इख्तियार कर ली और हिंदुस्तान छोड़कर लंदन लॉ की पढ़ाई करने चले गए। फिर आया 1930 का इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस, जहां अल्लामा इकबाल ने अपनी हिस्टोरिक तकरीर में पहली बार पब्लिकली ये कहा कि मुस्लिम्स को एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, जहां वो अपने मजहब, कल्चर और वैल्यूज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये आइडिया उस वक्त तक सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन 1940 तक ये ख्वाब एक पॉलिटिकल डिमांड बन गया और 23 मार्च 1940 लाहौर के मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन होता है। वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फेमस स्पीच में क्लियरली कह दिया कि हिंदुस्तान में दो अलग कौमें हैं, हिंदू और मुस्लिम्स, और इन दोनों कौमों का इकट्ठा रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक अलग मुल्क ज़रूरी है। और यही थी टू नेशन थ्योरी, एक नज़रिया जो कहता है कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, जिनका मजहब, कल्चर और लाइफस्टाइल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस नज़रिए ने बताया कि मुसलमान सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं बल्कि एक अलग कौम है, जिसका एक अलग मुस्तकबिल और मुल्क होना चाहिए। इसी जलसे में लाहौर रेजोल्यूशन पास होती है, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर होती है, जिसे हम आज भी यौम पाकिस्तान के नाम से 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने हर मुस्लिम सीट पर कैंडिडेट खड़ा किया। पूरे इंडिया के मुस्लिम्स ने वोट दिया मोहम्मद अली जिन्ना को। मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स में से लगभग 90% सीट्स मुस्लिम लीग ने जीत ली। अब ब्रिटिशर्स को भी ये बात समझ आ गई कि अगर आपको इंडिया से निकलना है तो मुस्लिम्स का फ्यूचर भी सेव करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ सकती है। फिर आई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, जहां ब्रिटिश ने एक यूनाइटेड इंडिया का मॉडल प्रपोज किया, लेकिन जिन्ना ने कहा कि हम एक फेडरल सिस्टम में नहीं रहेंगे जहां हमें हमेशा कांग्रेस के नीचे रहना पड़े। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस हुआ, जहां हर तरफ दंगे फसाद फैल गए, बंगाल में खून खराबा हुआ। अब ब्रिटिशर्स ये बात समझ चुके थे कि इंडिया को यूनाइटेड रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर आया 1947 का साल, जब माउंटबेटन भारत आए और ट्रांसफर ऑफ पावर का प्लान तय हुआ।
3 जून को प्लान अनाउंस हुआ और ये डिसाइड हुआ कि हिंदुस्तान को अब 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, जबकि बाकी हिंदू मेजॉरिटी जगहें इंडिया का हिस्सा। फिर आई 14 अगस्त 1947 की वो सुबह जब पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर एक अलग आज़ाद रियासत बनकर उभरा। लेकिन यह आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। 14 अगस्त की ही शाम जब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, हिंदुस्तान से आई एक ट्रेन लाहौर स्टेशन पर रुकती है। कायदे आज़म उस ट्रेन में जाते हैं तो दिखती हैं लाशें, और बस लाशें, मासूम और निहत्थे मुसलमानों की लाशें, जो अपने आज़ाद मुस्तकबिल के लिए अपने घर, कारोबार और ज़मीन छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही शरपसंदों की तरफ से काट दिए जाते हैं। आज ये बात कहना तो बहुत आसान है कि हम आज़ाद नहीं, लेकिन एक बार ज़रा सच में सोचिए, क्या हम पाकिस्तान में आज़ाद नहीं? क्या आज हमें पाकिस्तान में कोई मस्जिदों या मंदिरों में जाने से रोक सकता है, या बकरीद में जानवर कुर्बान करने से कोई रोक सकता है? इसका जवाब है नहीं। अगर अभी भी आपको आज़ादी की अहमियत समझ नहीं आई तो जाएं फ़लस्तीन के लोगों से जाके पूछें।